हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेड डाट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के विविध क्वेश्चन। मुगल वंश के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो मुगल वंश से संबंधित है उसमें हमने मुगल वंश के सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया होगा, आप देख सकते हैं। ये जो है मुगल वंश से संबंधित या अंग्रेजों के संबंधित भी क्वेश्चन सभी सम्मिलित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। विविध का मतलब होता है वे सभी क्वेश्चन जो सभी के द्वारा छाटे गए हैं और एकत्रित किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। तो वे सभी क्वेश्चन जो हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जामों में पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में लाए हैं। मुगल वंश के समकालीन ही ये सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इसके अगर आपको ज़रूरत हो तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन को कलेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो होगा वो आधुनिक भारत से होगा, तो आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास में बनते हैं। यदि इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो आधुनिक भारत से ही बनते हैं। तो इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेंगे उस पर आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज विजय का लेख कौन सा था? तो जैनक। पृथ्वीराज लेख कौन सा था? जैनक। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस देख लीजिएगा। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली है, ये जो शैली है भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित होंगे, जैसे लाल किला कहाँ स्थित है, आगरा कहाँ स्थित है, आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है, हवा महल कहाँ स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजपूत शासक ने जीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो थे चीज मुहम्मद नामक आंकड़ों का समूह बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा महल कहाँ स्थित है? तो वह है जयपुर में। हवा महल कहाँ अवस्थित है या स्थित है, एक ही बात है। कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। महाराणा प्रताप यहाँ पे नाम होना चाहिए, राणा प्रताप दिया है। तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से। चेतक जो है वो महाराणा प्रताप का घोड़ा है, जो कि बहुत ही तेज तर्राक माना जाता है। इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा उनकी आंखों के नज़रों के द्वारा चलता था। जिस प्रकार से उनकी आंखें जिधर देखती थीं वो घोड़ा ना तेजी से तैयार हो जाता था, और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ठीक है फ्रेंड, कौन सा सही नहीं है? उन्होंने प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, फिर आज फिर से इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर को बनवाया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। कहाँ स्थित है? दतिया में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? वह है भास्कर। भास्कर जो है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीड़ा। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है फ्रेंड? बीड़ा। तो आप इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीड़ा अगर आपको याद नहीं आता क्या है, तो आप सरस्वती माता को देखे होंगे, वे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं, तो उनके चित्र को आप देख लीजिएगा, वही बीड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो वह था अंकुर वाट का मंदिर। ये क्वेश्चन 2 बन रहा है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अंकुर वाट का मंदिर किसके राजा शासनकाल में हुआ था? तो वो सूर्यवर्मन द्वितीय के। सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान अंकुर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है रेलवे में, क्योंकि रेलवे से संबंधित क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP रेलवे ने सर्वप्रथम इसके विभाग को लिया था। अगला देखेंगे,
वर्ष 1978 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। कौन था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया है क्योंकि 1800 से पहले के सभी हैं क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आपको इसमें मिल जाए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोका गया। आंग्ल मैसूर युद्ध आप जानते होंगे, ये मैसूर युद्ध जो है वो 4 मैसूर युद्ध हुए हैं। 2 मैसूर युद्ध जो हैं हैदर अली के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुए हैं और 2 जो हैं वो टीपू सुल्तान जो कि हैदर का पुत्र रहता है उसके साथ हुए हैं। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1779 तक चलता है। 1767 से 1769 तक चलता है और दूसरा जो है 80 में स्टार्ट होता है, 1784 तक चलता है। तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध वो 90 से 92 के बीच चलता है और चौथा 99 में। 1799 में ही श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। ये पुत्र और इसके पिता हैदर अली अंग्रेज़ों से बहुत साहसतापूर्ण, बहुत हिम्मतपूर्ण द्वारा उससे पराजित करते हैं तथा बार बार ही पराजित करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जितने भी मैसूर युद्ध हैं उसको हम लोग जब विस्तृत रूप से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। आज ये जान लीजिए प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 में और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी में जो है टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जाफरनामा लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था भारतीय सामंतवाद का विनाश। उपनिवेशवाद क्या होता है एक बार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है वे क्षेत्र के शासन जो कंपनी के अधीन हो, यानी कि कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्र को उपनिवेशिक शासन क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन वे अभी किसी भी जगह पे सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। 1750 ईस्वी के बाद जब इन्होंने कई युद्ध लड़ी, प्लासी के युद्ध लड़े, बक्सर के युद्ध लड़े, उसके बाद जो है भारत के कुछ हिस्सों की सत्ता जो है वो कंपनी के अधीन हो गई। तो जो हिस्सा और जो क्षेत्र कंपनी के अधीन हो गए और उनको चलाने के लिए कार्यभार कंपनी चलाती थी, उसे औपनिवेशिक क्षेत्र कहा जाता था। तो औपनिवेशिक का मतलब होता है वे क्षेत्र जो कंपनी के द्वारा चलाए जाएं, उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। का परिणाम नहीं था इसमें तो भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था खालसा पंथ का प्रवर्तन? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ये आपको बता चुके हैं, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी। हड़प्पन नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। हड़प्पन नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। हड़प्पा के बारे में आपको पहले वीडियो में ही बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब जो हैं वो वजीर और नवाब कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि के नाम से ये जाने जाते थे, जिन्होंने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए फ्रेंड है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। किसे कहा जाता था? सूरजमल को जाटों का
सबसे आदरणीय व्यक्ति। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह जब भारत पे आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था भारत से धन लूटना। इसने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूटे और यहाँ से तख्ते ताउस जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा चुराकर क्या यहाँ से युद्ध करके और छीनने के बाद ईरान लेकर चला गया। इसीलिए इसे जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजों राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेज राज्य में किया गया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सर चार्ल्स नेपियर को जो है सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सती प्रथा को भी अंत किया था राजा राम मोहन राय के कहने के उपरांत। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखेंगे, वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत। मैसूर रियासत के वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1758 में। 1758 में जो है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना ही अंग्रेजों की ये नियति थी। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। किसको मिलाया था? अवध को। इससे आधुनिक भारत के बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, और ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आधुनिक के ये सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी जो है आधुनिक क्वेश्चन के ही वीडियो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? 1835 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो वो 1835 में पड़ी है। ठीक है फ्रेंड, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी, जो कि आपको पहले बताया गया है। फिर से इसको रिवीजन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड मैकाले से पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो थे वे सिख राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किसने किया था? हैदर अली ने। ये एक महान शासक के रूप में बाहर आया। इसके बारे में हम इतिहास में जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने कहा था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसे जो है घृणित कायर भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर यानी पेंशन लेकर रहने वाला, अपने सत्ता को अंग्रेजों को देने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रथम रेलवे भारत में चलाई गई थी, जो 1853 में प्रारंभ हुई थी। आप ये सभी क्वेश्चन जानते होंगे, लेकिन आपको याद दिला दिया जा रहा है कि 1853 में सर्वप्रथम भारत में जब रेलवे का प्रारंभ हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। पंजाब के राणा रजत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। हैदर अली की मृत्यु
हाँ सॉरी फ्रेंड, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत से कार्य हुए थे, आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे रेलवे का प्रारंभ भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और टिकट जो कि डाक टिकट का भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी का जो है अगला पार्ट होगा जो कि आपको विविध क्वेश्चनों से संबंधित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।